इन रोटेशंस की प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मोर देन वन चैप्टर से लिए गए हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट की हैं जिनमें आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट पाओगे ताकि थोड़ी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए क्या होगा। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट इज I। ठीक है ना, ये एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक, डायग्राम इस तरीके से दिया जाएगा क्वेश्चन में, पर समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन चीजों को, थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है इनमें। ठीक, देखिए इसने बोला देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ PQR अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि इस तरीके से अगर कोई टेबल है, मान लो ये एक टेबल है आपके पास। ठीक, इस पे एक प्लेट पड़ी हुई है। प्लेट कैसे पड़ी हुई है, ये यहां पे एक प्लेट पड़ी हुई है। इस पे, इस प्लेट के इस वाले एंड को P बोला गया है, इस वाले एंड को Q, ये R और ये S। अब ये रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसी है कि इसके सेंटर एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है और जो एक्सिस है यहां पे, ठीक, एक्सिस इस कॉर्नर से पास की गई है। ये यहां पे एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस अरेंजमेंट का। ठीक, अब इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू प्लेट इज। इसके अबाउट इस पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ठीक, तो उसने पूछा है कि जो ये 2 पार्ट हो गए, अगर मैंने इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो एक पार्ट तो ये हो गया ऊपर वाला और एक ये वाला पार्ट हो गया। एक तो PQR हो गया और एक PSR हो गया। अब उसने कंपेयर करवाया है कि PQR और PSR इन दोनों में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है ना, ए ऑप्शन में बोला है कि जो PQR प्लेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P होगा I/2। ठीक, बी ऑप्शन में बोला है अबाउट R, इसके अबाउट होगा I/2। अब P और R तो आइडेंटिकल पॉइंट समझ लीजिए आप। ठीक है ना, ऐसा ही P है, ऐसा ही R है। C अबाउट P इज ग्रेटर देन I/2। P के अबाउट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरी प्लेट के हाफ इनर्शिया से ज्यादा होगा। ठीक, C पॉइंट। D में बोलेगा अबाउट R इज ग्रेटर देन R/2। अब आप देखिएगा क्या है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा जाए तो I इज इक्वल टू M इंटू R स्क्वायर होता है। ठीक, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर ये होता है। इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो कोई मास एक्सिस से जितना दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। या फिर ये कह सकते हो कि अगर 2 मासेस हैं आपके पास, एक तो हैवी मास है और एक लाइट मास है। ठीक है ना, अगर हैवी मास एक्सिस से दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा और लाइट मास एक्सिस से दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। इसका मीनिंग ये भी है। अब ये जो PQR और ये PSR है, अगर इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ किया जाए यहां पे, ये तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इसमें आप देखो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस हुई यहां पे, ये एक्सिस हुई, इस एक्सिस के अबाउट इस ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कंपेयर किया जाए तो इस वाले ट्राइंगल में जो हैवी पार्ट है, इस वाले ट्राइंगल में हैवी पार्ट ये है और इस वाले ट्राइंगल में हैवी पार्ट ये वाला है। तो आप देखो ऊपर वाले ट्राइंगल में हैवी पार्ट ज्यादा डिस्टेंस पे है, नीचे वाले ट्राइंगल में हैवी पार्ट कम डिस्टेंस पे है। तो अगर हैवी पार्ट ज्यादा डिस्टेंस पे होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। इसलिए इस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2। ठीक, अगर PQR यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ PQR ज्यादा होगा इससे PSR से, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही ज्यादा होगा। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक, अगर ऑप्शन C करेक्ट है इसका मतलब ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P इज ग्रेटर देन I/2। देखिए जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका कम है और दोनों का मिला के I है तो डेफिनेटली इसका I/2 से ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P इज ग्रेटर देन I/2 ऑफ PQR।
इसलिए सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ये यहां पे आंसर है। ठीक, यानी कि हैवी पार्ट जितना ज्यादा दूर होता है एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ओरिएंटेशन और टॉर्क दोनों चीजों की बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है। ठीक, देखिए टॉर्क के फंडे के साथ साथ आपको ओरिएंटेशन और ये रोटेशन, इन सब के फंडे एकदम क्लियर होने जरूरी है। मतलब 3D विजुअलाइजेशन जरूरी है टॉर्क की एक अच्छी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। ठीक, वही क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया कि कोन है जो एक ओरिजिन पे लटका हुआ है, लिखा हुआ है अ सॉलिड कोन हैंग्स फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस पिवट एट द ओरिजिन O। ठीक, अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और कोन नीचे से ऐसे लटका हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि इन चारों ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन पिक किया जाए, यानी कि किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्स लगाया जाए, किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई किया जाए कि जो टॉर्क आए वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आए, नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, यानी कि टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जेड तो ऊपर है, नेगेटिव जेड में आए। अब अगर टॉर्क अगर नीचे की तरफ होगा तो फोर्स ऐसा होना चाहिए जो बॉडी को ऐसे घुमाए, क्योंकि बॉडी को ऐसे घुमाने वाला फोर्स होगा तो टॉर्क ऊपर आ जाएगा, बॉडी को ऐसे घुमाने वाला फोर्स होगा तो टॉर्क नीचे आ जाएगा। यहां पे मुझे A, B, C चेक करने, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस बॉडी को नेगेटिव डायरेक्शन वाला टॉर्क दे, ऐसे टॉर्क दे देगा, यानी कि U वाला टॉर्क दे देगा। ठीक, अब देखो जो इसका जो ये रिम है कोन का, मैं इसमें भी एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं। देखिए ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है ना, अगर इसकी रेडियस B है, ठीक है ना, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस C है जैसा कि गिवन है, तो A ऑप्शन बोलता है कि फोर्स लगना चाहिए A, फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए A इन पॉजिटिव K डायरेक्शन में, और किस पॉइंट पे 0, B, -C। अब ये पॉइंट 0, B और -C कौन सा पॉइंट होगा वो मुझे लोकेट करना पड़ेगा। X की वैल्यू 0, B की वैल्यू पॉजिटिव B, Y की वैल्यू पॉजिटिव B, और पॉजिटिव B तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, B, यानी कि इस वाले पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तो कोन ऐसे घूमेगा, मतलब ऐसे घूमेगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस पॉइंट पे आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो कोन ऐसे थोड़ा ही घूमेगा, कुछ भी नहीं होगा, कोन तो रोटेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है। आप बी चेक करते हैं तो ए ऑप्शन यहां पे गलत हो जाता है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन में क्या बोला है उसने, फोर्स लगना चाहिए के डायरेक्शन में, वो भी नेगेटिव, यानी कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए, -A, यानी कि जेड डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, वो भी -A मैग्नीट्यूड का, यानी कि नीचे की तरफ फोर्स लगना चाहिए। किस पॉइंट पे, 0, B और 0, -B, -C, ये पॉइंट देखते हैं कौन सा है, 0, -B, यानी कि y की वैल्यू -B, यानी कि ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगना चाहिए नीचे की तरफ। अगर इस वाले पॉइंट पे हम नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो कोन रोटेट थोड़ा ही होगा, कोन को हमें ऐसे रोटेट कराना है तब जाके नेगेटिव कंपोनेंट आएगा। तो इस पॉइंट पे फोर्स लगा के तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ठीक, सी, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएं तो रोटेट तो होगा ही नहीं, कोन ऐसे रोटेट थोड़ी होगा। सी ऑप्शन, सी में इसने दिया हुआ है कि ए फोर्स लगना चाहिए जे डायरेक्शन में। जे डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वाली डायरेक्शन जे है ये, और किस पॉइंट पे लगना चाहिए, -B, 0 और C, -B, 0 एंड C। ये देखते हैं पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, -B, यानी कि y की वैल्यू, x की वैल्यू -B, x की वैल्यू -B बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहा है वो, यानी कि रिम के बैक वाला पॉइंट है, उस पे फोर्स लगना चाहिए किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव J डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, पॉजिटिव J मतलब इस तरफ। ठीक, और ये बिल्कुल सही है। अगर आप रिम के बैक वाले पॉइंट पे इस तरफ फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे घुमा देगा बॉडी को, और अगर ये ऐसे घुमा देगा तो टॉर्क यूं आ जाएगा नीचे की तरफ। इसलिए सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। और डी में क्या लिखा हुआ है, नन।
तो गलत हो गया, तो क्योंकि हमें सही ऑप्शन पता चल गया सी। ठीक, मैं इस चीज को एक बार फिर से देखिए, माइनस बी, जीरो और सी, ये कौन सा पॉइंट है? एक्स की वैल्यू माइनस बी होनी चाहिए। देखो इस डायरेक्शन में आते हो तो एक्स पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाते हो तो एक्स नेगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव, वो वाला पॉइंट हो गया। सी तो ऑलरेडी माइनस में है, ठीक, और वाई की वैल्यू जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर आप पॉइंट लोगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, इसलिए सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। तो सी यहां पे आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ओके। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रोटेशन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बहुत वैल्यू होती है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू रहता है इन द केस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उसने हमें सिलेंडर दिया है और सिलेंडर पे लोकेशन दी है कि इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फ्रिक्शन कहां पे होगा। ठीक, देखिए डायग्राम में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है यहां पे और इस पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसे यू एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये इसका सेंटर है सी। वो ये कहता है कि फोर्स यहां पे लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ। ठीक है ना, तो बताना द फ्रिक्शन फोर्स कैन बी गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, ए बी सी और डी। इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, यानी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है। सी ऑप्शन में फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो दी हुई है, ठीक है ना, सी ऑप्शन में फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो दी हुई है यहां पे, यानी कि ये ऐसा केस है जिसमें फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है। ओके, तो अब आप ये देखो, देखिए ये रोटेशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखिए, अगर कोई रोटेटिंग बॉडी ऐसे रखी हुई है, ये इसका सेंटर है और यहां पे हमको रोलिंग करानी है, ठीक, और इसमें हम कहीं भी ऐसे फोर्स अप्लाई कर देते हैं किसी भी पॉइंट पे। ये तो ये पॉइंट अगर सेंटर से मान लो x डिस्टेंस पे है और ये है फोर्स F, तो ये फोर्स यहां पे एक तो टॉर्क जनरेट कर देगा ऐसे, उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, F इंटू एक्स। ठीक, और एक इस पूरी बॉडी को, अगर ये m मास की बॉडी है, ठीक है ना, तो ये F इज इक्वल टू एम इंटू ए करके एक एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर देगा सेंटर ऑफ मास को, कितना, F अपॉन m, इतना ये एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर देगा। ठीक, अब यहां से ये जो टॉर्क होगा, इसको अगर मैं आई अल्फा के बराबर करूं तो यहां से मुझे एक अल्फा मिलेगा और यहां से मुझे एक एक्सेलरेशन मिलेगा ए। ठीक, तो ये एक सिंगल फोर्स दोनों चीजें दे देगा, अल्फा भी और एक्सेलरेशन भी। ठीक, अगर इस फोर्स से जो अल्फा और एक्सेलरेशन हमको मिलते हैं उनमें ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये वाला रिलेशन हुआ, एग्जिस्ट किया, तो ये फोर्स जितना रोटेशन जनरेट करेगा उतना ही एक्सेलरेशन भी जनरेट करेगा और रोलिंग डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फोर्स ऐसा है कि ये अल्फा तो ज्यादा दे देता है, यानी कि टॉर्क तो इसका ज्यादा है, पर इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो कम है। ठीक, यही फोर्स ले लो, फोर्स को थोड़ा सा ऊपर लगा लो आप, फोर्स अगर थोड़ा सा ऊपर लग जाएगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ गया लेकिन एक्सेलरेशन तो उतना ही रहेगा क्योंकि फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है। ठीक, अगर इसके द्वारा दिया गया अल्फा और एक्सेलरेशन ये रिलेशन होल्ड करते हैं तो ये फोर्स रोलिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जब तक रोलिंग डिस्टर्ब नहीं होगी तब तक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक, तब तक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर ये फोर्स ऐसा हो, मान लो थोड़ा ऊपर लग रहा है और यहां पे अल्फा ज्यादा है और एक्सेलरेशन कम है, तो ये फोर्स ऐसा है जो इस चीज को घुमा तो ज्यादा रहा है पर चला कम रहा है, यानी कि ओमेगा तो ज्यादा जनरेट कर देता है पर वेलोसिटी उतनी जनरेट नहीं कर पाता। तो ये तो फोर्स ऐसा हुआ जो रोलिंग को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि रोलिंग का मतलब तो यही है कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा इस्टेब्लिश रहना चाहिए या A इज इक्वल टू आर अल्फा इस्टेब्लिश रहना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट कर दे तो ये वाली इक्वेशन आ जाती है, दोनों का मतलब प्योर रोलिंग है। तो ये फोर्स अगर एडिक्वेट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में एक्सेलरेशन और अल्फा नहीं देगा तो ये रोलिंग को डिस्टर्ब कर देगा, फिर बचाने के लिए आएगा फ्रिक्शन। ठीक, तो मान लीजिए केस ये वाला है, ये
कि अल्फा तो ज्यादा दे रहा है ये और एक्सेलरेशन दे रहा है कम, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा कि अल्फा को तो कम करे और एक्सेलरेशन को ज्यादा करे, यानी कि एफ की डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। क्योंकि इस जगह पे अगर एफ की डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स लगा, मान लो इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इस एफ को तो सपोर्ट करेगा एक्सेलरेशन देने में, मगर टॉर्क किस तरीके से देगा, ये इस तरफ, और ये फोर्स कैसे टॉर्क दे रहा है, इस तरफ, और टॉर्क में इसका अपोज करेगा, यानी कि अल्फा को तो ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और एक्सेलरेशन को ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन। इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, फोर्स की तरफ। लेकिन अगर केस ये है कि फोर्स थोड़ा सेंटर के पास लग रहा है, अल्फा तो कम दे रहा है और एक्सेलरेशन दे रहा है ज्यादा, केस ये वाला है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये केस भी रोलिंग को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि अगर इसने अल्फा कम दिया और एक्सेलरेशन ज्यादा दिया, इसका मतलब बॉडी फास्ट हो जाएगी लेकिन रोटेशन कम होगा उसका, फिर स्लिप कर जाएगी, रोलिंग डिस्टर्ब हो गई। अब रोलिंग को बचाना है, ठीक, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ताकि अल्फा को तो इंक्रीमेंट दे और एक्सेलरेशन को डिक्रीमेंट दे, यानी कि इस केस में अगर फोर्स इस तरफ है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन को डिक्रीज करना है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, यानी कि दूसरे केस में फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा और रोलिंग को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक, तो डिपेंड करता है कि इस केस में यहां पे ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम, ये यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंसेस फिक्स है, ठीक है ना, ये डिस्टेंसेस फिक्स है एक्स, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन जो ये वाला है, इसमें हमको ये डिस्टेंस एक्स गिवन ही नहीं है। अगर ये डिस्टेंस हमको मिल जाए तो हमको टॉर्क की अमाउंट पता चल जाएगी, टॉर्क की अमाउंट पता चल जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि अल्फा ज्यादा है या एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसलिए हम पता ही नहीं कर सकते कुछ, एक्स इज नॉट गिवन, इसलिए ऑप्शन डी सही है। इसमें कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, हम इसमें पता ही नहीं कर सकते कि क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, तो इसमें डी ऑप्शन आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, इन सब की अच्छी ब्लेंडिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ पुली डिस्क ऑफ इक्वल मास m। इसका मतलब क्या है कि ये जो पुली है और ये जो मास है, इन दोनों की वैल्यू, मतलब ये पुली का मास और इस ब्लॉक का मास बिल्कुल सेम है। डायग्राम ऐसा दिया जाएगा तो इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअल में रियलिटी में डायग्राम कैसा होगा, रियलिटी में डायग्राम ऐसा है कि यहां पे एक टेबल है इस तरीके की, यूं करके, और इस टेबल पे एक पुली निकली हुई है ऐसे, ये पुली ऐसे है यहां पे, और ये हिंज्ड है पुली ऐसे, ठीक है। ओके, ये पुली हिंज्ड है इस तरीके से, इस पुली पे अब कुछ इस तरीके से रस्सी लिपटी हुई है और ये रस्सी इस पे राउंड होके ऐसे ढीली पड़ी हुई है और यहां पे एक ब्लॉक से जुड़ी हुई है, ये ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पे, इस जगह ये ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है यहां पे और ये रस्सी इससे जुड़ी हुई है। हम क्या करते हैं, एक इसने बोला कि जो पुली है इसकी रेडियस है r, इसका मास भी m है और इस ब्लॉक का मास भी m है, ठीक है ना। इसकी टॉप व्यू यहां पे दी हुई है ऊपर से देखने में। The pulley is hinged about its center on a horizontal table with a block. The block is projected with an initial velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए इस ब्लॉक को सडनली इस तरफ एक वेलोसिटी दे देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड की, और बोला है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द स्ट्रिंग बिकम टॉट। जब तक ये स्ट्रिंग ढीली है, स्लैक लूज है, तब तक तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी एकदम से झटका लगेगा और इसकी स्पीड कम हो जाएगी और इधर से ये पुली भी रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो उसने यही पूछा है कि जिस वक्त ये स्ट्रिंग टाइट होगी उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन को करते हैं।
इसकी अगर टॉप व्यू देखी जाए तो कैसा होगा सिचुएशन में, ये पुली है, ठीक, यहां पे ये स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक रखा हुआ है। जब ये ब्लॉक इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो इसके अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू आर क्रॉस v, ठीक है ना, या फिर mRv, ठीक। अब आप ये देखो यहां पे ये वाली चीज इस तरफ चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इसका लीनियर मोमेंटम होगा mv, और mv की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू मास कितना दिया हुआ है इसका m इंटू 5, ठीक, और रेडियस कितनी दी हुई है r इंटू r, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। अब जैसे ये स्ट्रिंग टाइट होगी उस वक्त ये भी रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है, और ये वेलोसिटी चेंज होके v हो जाएगी, ठीक। अब ये वेलोसिटी अगर v हो गई है तो v की वैल्यू डेफिनेटली यहां पे r ओमेगा के बराबर होगी जितने से घूमना शुरू करेगी, ठीक। अगर ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है ना, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा i ओमेगा, और i ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा को लिखा जा सकता है v बाई r, ठीक है ना, तो r से r कैंसिल, इसका होगा m v r बाई 2, ये एंगुलर मोमेंटम होगा पुली का। जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी पुली एकदम रोटेट करना शुरू करेगी, और मान लो पुली ओमेगा से रोटेट करती है, अगर पुली ओमेगा से रोटेट करती है और ये v से चलता है तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे लगने वाले पॉइंट, इसकी सरकमफेरेंस पे लगने वाले पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर होगी, और इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी भी v होगी, ये वेलोसिटी v है तो ये वाला r और ये ओमेगा क्या रिलेशन बनाएंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो अगर उस पुली का एंगुलर मोमेंटम लिखा जाए तो i ओमेगा होगा, i की वैल्यू mr स्क्वायर बाई 2 होगी, और ओमेगा होगा v बाई r, यानी कि जिस वक्त स्ट्रिंग टाइट होगी उस वक्त पुली का एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, और ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उस टाइम, ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम होगा m इंटू वी इंटू आर, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा mvr प्लस mvr बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 mvr, ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, ये रहा, ये आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। और ये जो इवेंट है ये ऐसी इवेंट है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। स्ट्रिंग टाइट होने का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगना थोड़ी है, इसलिए कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, तो इसमें जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो कितना है, 0। एक्सटर्नल टॉर्क यहां पे 0 है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो L इनिशियल और L फाइनल बराबर होंगे, और मैं L इनिशियल और L फाइनल को बराबर करूंगा तो m इंटू वी इंटू 5 बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू m इंटू वी इंटू आर, m और ये v की जगह r आएगा, m और r से m और r कैंसिल, तो यहां पे v की वैल्यू आ गई 5 इंटू 2/3, यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ब्लॉक चलेगा, ये यहां पे आंसर है। तो ये क्वेश्चन था एंगुलर मोमेंटम बैलेंस का। अब ये जो इवेंट है एक्चुअल में ये एक इंपल्सिव इवेंट है, ठीक है ना, तो इसमें एंगुलर इंपल्स इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पुली है वो एकदम झटके के साथ स्टार्ट होगी और ब्लॉक की वेलोसिटी में भी तुरंत से चेंज आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है एंगुलर इंपल्स को, ठीक, ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम बैलेंस पे डिपेंड है, ठीक। बेसिक फंडा क्या है क्वेश्चन में, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होंगे। ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि एक रिंग है, अ यूनिफॉर्म रिंग इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। Initially, a point insect S having the same mass as that of the ring start walking from the lowest point P1 and finally reaches the point P2. What is the final angular velocity of the ring? ये axis of rotation है,
ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P1 है, ये इंसेक्ट है S। ठीक, देखिए एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, एक रिंग है ऐसे यूं, और अपने डायामीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे। तो ये रिंग एक्चुअल में ऐसे रोटेट कर रही है यहां पे यूं, यानी कि अगर रिंग ऐसे है तो ऐसे रोटेट कर रही है यहां पे। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट, और ये है रिंग, अगर ये रिंग है और इसका मास m है, तो इस रिंग पे इस जगह एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, ये इंसेक्ट बैठा हुआ, इसका मास भी कितना है m। तो अगर फिलहाल इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2 प्लस इस इंसेक्ट की एक्सिस से डिस्टेंस इस वक्त 0, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा 0। तो इस एक्सिस के अबाउट पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2, और ये कितने से घूम रहा है, ओमेगा से। तो इस एक्सिस के अबाउट इस अरेंजमेंट का एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा I ओमेगा। I कितना है, mr²/2 इंटू ओमेगा। ठीक, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा। अब इंसेक्ट यहां से चढ़ते हुए यहां पहुंचते हुए यहां पहुंचते हुए यहां पहुंच चुका है। अगर इंसेक्ट यहां पहुंच चुका है तो डिस्टेंस कितनी हो गई है उसकी, r। तो ये तो इनिशियल था। अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I न्यू mr²/2, तो रिंग का ही रहेगा, प्लस इस m मास की सेंटर से डिस्टेंस, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, r। तो ये mr² इसमें और जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 3/2 mr²। ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो अगर नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होंगे, यानी कि I1 ω1 बराबर होगा I2 ω2 के। ठीक, यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। अब I1 की वैल्यू कितनी है, mr²/2, और ω1 की वैल्यू ओमेगा है। I2 की वैल्यू कितनी है, 3/2 mr², और ω2 आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mr² से mr² कैंसिल हो जाएगा, और नए वाले ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी पुराना वाला ओमेगा माइनस डिवाइडेड बाई 3। तो ये यहां पे आंसर होगा, यानी कि नया वाला ओमेगा जो है वो पुराने वाले ओमेगा से 1/3 होगा। ठीक, यहां पे ये वाली जो चीज है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एंगुलर मोमेंटम बैलेंस से आया है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, dl/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज टॉर्क, और वो भी एक्सटर्नल टॉर्क। तो अगर ये वाली चीज 0 होगी तो L क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर L कांस्टेंट है, इसका मतलब जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही फाइनल के बराबर होगा। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लगाया है। दरअसल क्या है, जैसे ही इंसेक्ट इस तरफ चढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता चला जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता चला जाएगा तो डेफिनेटली I और ओमेगा की मल्टीप्लाई यहां पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, I और ओमेगा की मल्टीप्लाई अगर यहां पे कांस्टेंट रहेगी, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, और यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ओमेगा डिक्रीज होगा। तो यहां पे फाइनली आंसर आ जाता है ω/3। ये था क्वेश्चन नंबर 5।